वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा है एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो क्या हमें पता होना चाहिए, एसोफेगस होता क्या है। एसोफेगस जब हम खाते हैं खाना तो वहाँ से बोलस जो है वो कहाँ पे मूव करके फेरिंक्स से होके आपके एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से फिर स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टिन्स में जाता है। तो वो एसोफेगस की जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसे करके मस्कुलर ट्यूब है एक, ठीक है। और उसकी ना तीन जो है वो समझ लें कि लेयर्स, हर हर जो कोई भी लाइनिंग होती है उसके अंदर कोई ना कोई एपिथेलियम कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो सबसे पहले इसके इनर साइड पे एक मिकोजा होता है, ठीक है। उस मिकोजा के अंदर क्या होता है, आपको लाइनिंग थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्टमक की लाइनिंग क्या है और एसोफेगस की क्या है। मॉर्फोलॉजी में आपको आसानी हो जाएगी कि अगर गैस्ट्रिक जो एपिथेलियम के पैचेस अगर आपको मिलते हैं एसोफेगस में तो दीज आर अब नॉर्मल। तो आपको पता होना चाहिए दोनों की लाइनिंग डिफरेंट है, तो अगर उसकी पैचेस इसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब दैट्स अब नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इसलिए अब नॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए आपको नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि मिकोजा के अंदर क्या है कि ना नॉर्मली नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। उसके अंदर जो लोअर एज होता है ना इसका, यहाँ पे जहाँ पे स्टमक ने आना होता है इसके साथ, ठीक है, लोअर एज के करीब इसके साथ ना इंटरडिजिटेट कर रहा होता है गैस्ट्रिक के कोलमनार एपिथेलियम इसके साथ इंटरडिजिटेट कर रहे होते हैं जो है ना लोअर एंड पे, ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रिक की कोलमनार टाइप की होती है ना, तो यहाँ पे वो मिक्स हुई होती है इसके साथ ना लोअर एंड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो पहले तो होगी मिकोजा लेयर, ठीक है। मिकोजा लेयर के बाद आती है हमारे पास मस्कुलेचर या मस्कुलैरिस लेयर, ठीक है। उसमें तीन तरह के हमारे पास मसल्स होते हैं, हाँ दो तरह के। इनर अंदर की तरफ वाले जो होते हैं वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है। बाहर वाले लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। अंदर ऐसे मैं सर्कल बना रही हूँ ताकि आपको एक माइंड में इमेज रहे, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। अब जो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है ना वो भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। अपर 1/3 में हमारे पास जो ऊपर वाला 1/3 होता है ना एसोफेगस का, उसमें होते हैं हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। और मिड में होते हैं स्ट्राइएटेड और प्लस स्मूथ मसल, दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइएटेड थे। यहाँ पे जो सबसे लोअर वाला पार्ट है उसमें सिर्फ स्मूथ होते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ स्मूथ होते हैं। और बस ये हो गया। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमने बात करनी है एसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन की, ठीक है। एसोफेगस की हमने लेयर्स की पहले बात कर ली और इसको मैं मिटा रही हूँ एक बार, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ना इसमें दो तरह की होती है, मैकेनिकल होती है, ठीक है, सॉरी ये देखिए ये मैकेनिकल है और फंक्शनल है, दो तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। और एक्टोपिया जो होता है वो क्या होता है कि अब नॉर्मल टिश्यू का आना, ठीक है, वो आपको पता ही है, ठीक है। ट्रेजर मैंने आपको बताया हुआ पहले, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कि एसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। एसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मैंने बताया था आपको कि इसमें मैकेनिकल फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो इसमें ना तीन हमने जस्ट के नाम याद रखने हैं, इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और मज़ीद ज़्यादा नहीं पूछते आपसे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो 3 प्रिंसिपल फॉर्म्स हैं इसकी, जिसको हम कहते हैं एक नट क्रैकर एसोफेगस है, दूसरा डिफ्यूज एसोफेगल स्पाज्म है और तीसरा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ना नट क्रैकर एसोफेगस, ये क्या होता है एक्चुअली, क्या है कि आपका जो एसोफेगस है मैंने आपको बताया कि उसमें मिकोजा, सब मिकोजा, उसके बाद मस्कुलैरिस आती है। मस्कुलैरिस में दो तरह के मसल्स हैं, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनल है और एक सर्कुलर है, ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेशन जो होती है वह आपके आउटर लॉन्गिट्यूडिनल इनर सर्कुलर उन दोनों मसल्स की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है फॉर दी पैसेज ऑफ फूड, ठीक है। अगर वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है कि वो जो है वो एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक रिलैक्स कर रही है या एक टाइम पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसलिए उसकी वजह से ना ऑब्स्ट्रक्शन जो फेस करनी पड़ती है या हाई एम्पलीट्यूड जो होता है कंट्रैक्शन का ऑफ डिस्टल एसोफेगस, तो उसको हम कहते हैं कि नट क्रैकर एसोफेगस है। बस इसमें इतना याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है जो आपकी सर्कुलर है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ठीक है। दूसरा डिफ्यूज एसोफेगल स्पाज्म, इसमें क्या होता है कि ना रिपीटेटिव साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। डिस्टल एसोफेगस पोर्शन है ना जो वहाँ पे स्मूथ मसल जो हैं उनकी खुद ब खुद ही कंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होनी शुरू होती है जिसकी वजह से जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करना शुरू कर देती है। तीसरा होता है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर डिसफंक्शन। उसमें क्या होता है कि जो लोअर एसोफेगस है ना, जो वहाँ पे स्फिंक्टर होता है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर, जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कह रहे होते हैं, वो उसका जो रेस्टिंग प्रेशर है ना वो बहुत हाई हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्ली वो रिलैक्स नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है और
इसमें ये नीचे भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत खास। यहाँ से आपने ये 2 चीज़ें करनी है। पहला तो ये कि बिनाइन जो है एसोफेगल स्टेनोसिस, इसमें क्या होता है कि ना जो सबमिकोजा होता है ना उसके अंदर फाइब्रस थिकनिंग्स बन जाती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रॉफी आपका जो, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये मिकोजा है, ठीक है, ये नीचे सबमिकोजा, ठीक है, फिर ये मस्कुलैरिस, ठीक है, ये सेंटर में ल्यूमिन है, ये मस्कुलैरिस है, ठीक है, ये पहला वाला मिकोजा, ठीक है, और ये सबमिकोजा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो सबमिकोजा ना, अच्छा ये जो सब मिकोजा आपका नज़र आ रहा है, ठीक है, इस सब मिकोजा के अंदर फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो सप्लाई है ना नीचे मस्कुलैरिस को जो सप्लाई जानी है वो सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, और जो नीचे मस्कुलैरिस प्रॉपर है ना उसकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। जब एट्रोफी हो जाती है ना उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये हो गया है बिनाइन एसोफेगल स्टेनोसिस। एट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पाता, स्कैंडियल एपिथेलियल डैमेज शुरू हो जाता है, ठीक है, स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग, ये सारा कुछ होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बिनाइन एसोफेगल स्टेनोसिस। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास ये चीज़ नज़र आ रही है एसोफेगल वेब, और दूसरी चीज़ कौन सी है, एसोफेगल रिंग। बच्चों वेब और रिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वेब क्या होता है और रिंग क्या होता है। वेब जो होता है ना वो एक लेज लाइक प्रोट्रूजन होती है, ठीक है। एक देखो मैं आपको पहले बना के दिखाती हूँ, पहले हम वेब का करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ वेब, ठीक है। वेब क्या होता है, देखो ये पूरा अंदर मिकोजा है ना, तो उसमें एक ना सिंपल एक लेज लाइक प्रोट्रूजन सी होगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब वो जो लेज लाइक प्रोट्रूजन है ना, उस लेज लाइक प्रोट्रूजन में जस्ट मिकोजा होगा, ठीक है। इस वॉल का ना, इस वॉल में क्या क्या कुछ है, मिकोजा है, सब मिकोजा है, मस्कुलैरिस है, लेकिन जो प्रोट्रूजन बनी है इसमें जस्ट मिकोजा होगा, ठीक है। और ये पूरे होल सर्कमफेरेंस में नहीं होगा, ठीक है, जस्ट इस पोर्शन के अंदर होगा थिकनिंग, एक लेज लाइक प्रोट्रूजन ऐसे करके हो गई, ऐसे करके हो गई, ये हमारे पास वेब्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद किया ना लेज लाइक प्रोट्रूजन है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा रही हैं, और इसमें इन्वॉल्व क्या है, जस्ट मिकोजा इन्वॉल्व है। और कौन कौन से डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो वो हमारे पास प्लमर विंसन सिंड्रोम में मोस्टली होता है। मैं आपको नीचे बताती हूँ, अभी यहाँ पे मैंने हाईलाइट जो की है, बस ये चीज़ें होता कहाँ है, अपर एसोफेगस में लेज लाइक प्रोट्रूजन है, होता क्या इसमें सिर्फ मिकोजा होता है। उसके अलावा क्या क्या कौन सी डिजीज़ में, आपने जस्ट प्लमर विंसन याद रखनी है, प्लमर विंसन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, चिलोसिस, ये सारा कुछ प्लमर विंसन में होता है। ये हो गई बात। उसके बाद ये कि इसकी जो होती है ना कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ओवरलाइंग एपिथेलियम, मतलब ये कि जो प्रोट्रूजन ऐसे करके हुई है ना उसमें जस्ट एपिथेलियम है और फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि जस्ट सिर्फ मिकोजा इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, एपिथेलियम और नीचे फाइब्रस, वो फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जबकि इन कॉन्ट्रास्ट जो आपकी है ना ये एसोफेगल रिंग, ये इसकी मैं बताने लगी हूँ। अब रिंग क्या होता है, व्हाट इज़ रिंग। रिंग ये मैं ऐसी सरकमफेरेंस बना रही हूँ, ये ऐसे करके आपका ना वो है वेसल है, ठीक है। वेसल के अंदर एज अ होल थिकनिंग हो जाना, ठीक है। देखो उसका ल्यूमन वैसे शॉर्ट हो जाना और पूरे सरकमफेरेंस में उसकी थिकनिंग हो जाना, उसको हम कहते हैं, ये देखो पूरे सरकमफेरेंस में थिकनिंग हो गई है, सेंटर में ल्यूमन छोटा रह गया है, तो और जो भी प्रोट्रूजन होगी ना वो ऑन द होल होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ ऐसे करके, तो मतलब ये कि यहाँ पे भी एज अ होल, मतलब मैं 3D नहीं बना सकती, लेकिन ये कि जो भी प्रोट्रूजन होगी होल होगी एज अ होल, और उसके अंदर तीनों आपकी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, मिकोजा भी इन्वॉल्व होगा, सब मिकोजा भी इन्वॉल्व होगा, और समटाइम मस्कुलैरिस भी, ओकेजनली जो हम कहते हैं कि मस्कुलैरिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। जो ये प्रोट्रूजन ऐसे करके बनेगी ना, इसमें सब पहले मिकोजा होगा, फिर नीचे सब मिकोजा होगा, मस्कुलैरिस होगा, पूरी थिकनिंग जो होगी वो ऐसे पूरे सर्कमफेरेंस में होगी, इसको हम कहते हैं। और ये ना वो अपर एसोफेगस में था ना, कि मोस्टली लोअर एसोफेगस में होते हैं, इनको हम कहते हैं रिंग्स, एसोफेगल रिंग्स। बस ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, व्हाट इज़ द वेब एंड व्हाट इज़ द आपकी रिंग। ये देखो रिंग, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, शिजाकी मुझे नाम नहीं लेना था, वो रिंग होते हैं। उसके बाद एक इसमें मिकोजा भी है, सब मिकोजा भी है, और मस्कुलैरिस भी है। उसके बाद ये कि डिस्टल एसोफेगस में होता है जहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है ए रिंग्स का और बी रिंग्स का। ये जो ए रिंग्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इनको हम जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन से ऊपर होते हैं ना उनको हम ए रिंग्स कहते हैं। जो आपके पास होते हैं ना लोअर एसोफेगस के जंक्शन पे, जहाँ पे स्क्वेमस कोलमनार जंक्शन होता है लोअर एसोफेगस का, वो उस लोकेशन पे जो होते हैं उनको हम बी रिंग्स कहते हैं। बस ये दो बातें याद रखनी है, रिंग्स की बात होगी और वेब्स की बात होगी। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक रिंग्स और वेब्स वाला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्लेजिया, छोटा सा पॉइंट है वो हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। एक्लेजिया में क्या होता है, इसमें जो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन है ना वो कम हो जाती हैं। कि हो क्या रहा है इसमें एक्चुअली,
इसमें ना हमारी जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है ना वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। अब देखो ये एसोफेगस है, ठीक है, ये ऐसे करके ये स्टमक में ओपन हो रहा है, यहाँ पे पायलोरिक स्फिंक्टर एंड ऑल दैट, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है ना, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे इतना कंस्ट्रिक्ट हो जाता है कि स्टीनोसिस टाइप समझ लो ना, कि वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता। इतना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है कि एसोफेगस से जो हम चीज़ खा रहे हैं ना वो स्टमक तक पहुँच ही नहीं रही, ठीक है, वो नहीं आ रही। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है। और जब हम इसको डाल के बेरियम स्वेलो करके देखते हैं ना, बेरियम स्वेलो पे हमें बर्ड बी का पेरेंट्स नज़र आती है। ये बात याद रखनी है, बर्ड बी का पेरेंट्स किस में होती है, एक्लेजिया में होती है। और इसमें क्या है कि जो है वो रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की, जिसकी वजह से उसकी टोन बहुत ज़्यादा हाई है। और उसके अलावा पेरिस्टाल्सिक कंट्रैक्शन वो कम हो चुकी हैं। और इस सारे केस को हम कह रहे हैं कि इसमें एक्लेजिया हो रहा है। ये ट्राइएड होता है एक्चुअली, इसमें 3 चीज़ें हो रही होती हैं। वो ट्राइएड आपने याद रखना है। जस्ट आपको कहते हैं एक्लेजिया का ट्राइएड बता दो, आपने कहना है इसके ट्राइएड में 3 चीज़ें होनी है। एक तो इनकम्प्लीट लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, ए पेरिस्टाल्सिस ऑफ एसोफेगस, पेरिस्टाल्सिस कम, टोन ज़्यादा, तीसरा रिलैक्सेशन कम होगी। ये 3 चीज़ें इनकम्प्लीट। और इसकी वजह से अब हमारे पास हो क्या रहा है, वॉमिटिंग होगी ऑब्वियसली। जो चीज़ नीचे जा ही नहीं रही वो बाहर ही निकल के आएगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन बैल्चिंग, डिस्फेजिया होगा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड दोनों नहीं खाए जाएंगे। चेस्ट पेन होगी क्योंकि यहाँ पे एसोफेगस में अटक रहा है, तो उसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन बैल्चिंग। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। इसमें प्राइमरी की बात की हुई है। इसमें क्या होता है कि लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो है रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ये छोड़ दो बस। जस्ट आपको एक्लेजिया का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये देख लो प्राइमरी, चलो देख लो इसमें क्या है, कंजेनिटल वाला है ये प्राइमरी जो है वो आपका, सॉरी इसमें 1 मिनट रुको, हाँ, डिस्टल एसोफेगस इनहिबिटरी, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी एक्लेजिया में क्या है, उन्होंने कहा रिजल्ट ऑफ डिस्टल एसोफेगस इनहिबिटरी न्यूरोनल गैंग्लियोनिक सेल डिजनरेशन। एक्चुअली ना जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं ना, वो आपके पास एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि जो इनहिबिटरी थे ना वो अपना काम करना छोड़ गए। अब देखो दोनों ने मिलकर बैलेंस को मेंटेन करना होता है ना, कब खोलना है स्फिंक्टर को, कब बंद करना है। अब क्या हुआ, जो स्फिंक्टर के लेवल पे था ना न्यूरॉन्स थे, वो इनहिबिटरी वाले ख़त्म हो गए, तो कंट्रैक्शन इतनी स्फेयर हुई है कि इनहिबिटरी वाले ने कंट्रैक्शन को रोका ही नहीं। तो इसके मतलब ये कि जो स्फिंक्टर था वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, रिलैक्स नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से हमारे पास ये प्राइमरी एक्लेजिया होता है। जबकि जो सेकेंडरी एक्लेजिया है वो हमारे पास वही होता है जो चागस डिजीज़ में हमारे पास हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ट्राइपैनोसोमा क्रूजी का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन आपका माइंटरिक प्लेक्सस डिस्ट्रॉय हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाती है, एसोफेगस नीचे से डायलेट हो जाता है। जो चागस डिजीज़ वाला है ना वो एसोफेगस में हो रहा है, ठीक है। और ये कोलन में भी, मेगा कोलन भी कराता है चागस डिजीज़, और जो है ना एसोफेगस में भी डिस्ट्रॉय होता है माइंटरिक प्लेक्सस और मीजनस प्लेक्सस, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें ये भी बताई हैं, मेलिग्नेंसी में भी हो सकता है, और एमाइलोडोसिस, सार्कोडोसिस, इसकी बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो बस इसको। उसके बाद यहाँ पे आपने ना ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जस्ट देखनी है। वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एक्लेजिया में आपने क्या करना है, जस्ट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करवाना है, क्योंकि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ना वो नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं जो भी है। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, लेप्रोस्कोपिक मायोटमी कर सकते हैं हम, और न्यूमेटिक बैलून डायलिटेशन कर सकते हैं, नाम जस्ट याद करने हैं आपने। तीसरा बोटुलिनम टॉक्सिन, क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए हम वहाँ पे ये जो है ना मसल पैरालिसिस के लिए बोटुलिनम दे देते होते हैं उसके इंजेक्शन, ताकि लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स कर जाए। तो ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है इसमें हमारी एक्लेजिया में। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।